अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में बस 3 तरह की होती है, लेकिन इस लेक्चर में हम पहली 2 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो याद रखें जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं ये हमारे पास 3 होती हैं। एक हमारे पास होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर हमारे पास होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और फिर हमारे पास होती है जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम सिर्फ पहले 2 वाली इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। जो थर्ड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। पहले हम 2 को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, एक और चीज़ है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या है? देखिए एक ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। जो मैथ्स है ना, मैथ्स का एक फार्मूला होता है, जो भी फार्मूला होता है, इनफैक्ट ये फार्मूला हमें एक्सप्लेनेशन बताता है। ठीक है। जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, सर आइंस्टाइन के बारे में, उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो पहले, जो दूसरे साइंटिस्ट है ना, वो पहले प्रैक्टिकल करते फिर थ्योरी देते। पहले प्रैक्टिकल करते फिर थ्योरी देते। लेकिन आइंस्टाइन के बारे में ये बात थी कि वो पहले थ्योरी देते फिर प्रैक्टिकल करते। ठीक है, मतलब जो उन्होंने थ्योरी दी है ना, उसको उन्होंने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं ना, वो एक्सप्लेनेशन होते हैं, वो बात होती है पूरी। जो फार्मूला होता है वो हमें पूरी बात बता रहा होता है, लेकिन वो चूंकि मैथ्स की लैंग्वेज है इसलिए हमें सिर्फ वो फार्मूला और नंबर लगते हैं। एनीवे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली क्या होती है? देखिए, इससे पहले लेक्चर में पढ़ा जी ग्राफिकल एनालिसिस, फैक्टोरियल वे। उससे पहले मैंने पढ़ा जी टर्म्स एसोसिएटेड, कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके साथ टर्म्स कौन कौन सी होती हैं? वेलोसिटी, स्पीड, पोजीशन, एक्सेलरेशन। फिर हमने कहा जी अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी तस्वीर क्या होगी, वो किस तरह से नजर आएगा, उसको हमने पढ़ा जी ग्राफिकल एनालिसिस में। और अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मैथमेटिकली फॉर्म उसकी क्या होगी। ठीक है, वो तो हमने पढ़ लिया ना कि वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब अगर है कि अगर हम उसको मैथ में लेकर आए, उसके इक्वेशन बनाए, तो वो इक्वेशन उसकी किस तरह से बनेगी, तो वो हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो अगर हम बात करें ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो सबसे पहले हमारे पास है जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले बना लेते हैं जी ग्राफ हम परमानेंट बना लेते हैं इधर, ताकि सबको हम जो है ना वो एक ही ग्राफ से डिस्क्राइब कर सके। ये हम ग्राफ बना लेते हैं जी। ये हमारे पास है ग्राफ, ये हमारे पास है 0। सपोज कर लेते हैं यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है जी VI, और ये जाता है जी हमारे पास VF। ठीक हो गया। ओके, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, जो कि हमारे पास हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है, हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से आप मूव कर रहे हैं। और फिर एक हमारे पास लाइन आती है जी इंक्लाइंड, और इंक्लाइंड लाइन हमें पता है, इंक्लाइंड लाइन हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ऐसे ही ना ये। तो ये हमारे पास इक्वल ये आ जाएगा। अच्छा, ये जो ग्राफ है ना, ये हमारे पास है बिटवीन स्पीड और टाइम, इनका स्पीड टाइम ग्राफ है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो किस ग्राफ से हम निकालते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ से। तो एक तरफ हमारे पास आ जाएगा जी टाइम, और दूसरी तरफ हमारे पास स्पीड आ चुकी है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और ये इंक्लाइन लाइन हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट हमारा वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। तो हमने ये बात शुरू में डिस्कस की थी जब हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे ना, टर्म एसोसिएटेड विद मोशन। तब हमने कहा था कि ये हमारे पास जो स्लोप होती है ये हमें बताती है कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है हमारा, और ये एक्सेलरेशन हमें बताती है। अगर लाइन डी इंक्लाइंड हो रही हो तो फिर हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो यहाँ पर 2 ग्राफ को हमने मिक्स किया हुआ है। एक ग्राफ ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये मैं क्या बता रहा था, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, और दूसरा इंक्लाइंड लाइन जो मैं बता रहा था एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। तो दोनों ग्राफ को हमने मिक्सअप किया है।
दोनों ग्राफ को मिक्सअप करके एक ग्राफ बना दिया। अब ये दोनों ग्राफ जो हमने ड्रॉ किए हैं, दोनों हमें उस ऑब्जेक्ट की मैथमेटिकली फॉर्म देंगे। ठीक है, ये दोनों ग्राफ कैसे, मैं फिर भी एक बनाता हूं। एक हमारे पास ये ग्राफ था स्पीड टाइम में, और दूसरा हमारे पास कुछ यू था, याद है ना। तो दोनों को हमने मिक्स करके बनाया, जो ये वाला है वो ये वाला है, जो ये वाला है वो ये वाला है, ऐसे है ना। तो दोनों को हमने मिक्सअप करके बना दिया। चलो, ये सब आपको समझाने के लिए था। चलें जी, सपोज कर रहे थे यहां पर हमारे पास है जी ए, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, तीन हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं, ए बी सी डी। अब हम बात करते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन मोशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन मोशन में इंक्लाइंड लाइन पर आ जाए। तो अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले कि इंक्लाइंड लाइन हमें क्या देती है, स्पीड टाइम में इंक्लाइंड लाइन हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन। तो हम बात करते हैं जो स्लोप ऑफ लाइन होती है ना, स्लोप ऑफ लाइन, और वो कौन सी लाइन है, वो लाइन है जी ए बी स्लोप। ये स्लोप कौन सी लाइन है जी, ए से लेकर बी तक। वो कहते हैं जो लाइन है ना, स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स एक्सेलरेशन, ये हमें एक्सेलरेशन देती है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, ये हमारे पास इक्वल होगी जी, देखिए ये हमारे पास है एक ट्राइंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, कौन सी, ए बी सी, ए बी सी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। क्यों नीचे वाले क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं स्लोप की, तो स्लोप के साथ ये एक ट्राइंगल बन रही है स्लोप की, 1 2 और ये 3 साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये हमारे पास होगा स्लोप लाइन ए पी, हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी, परपेंडिकुलर हमारे पास दिस साइड है, दिस वन बी सी डिवाइड बाय बेस, बेस मेरे पास है जी ए से लेकर सी तक, ए सी। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये टाइम है, देखिए जो ए सी हमारे पास है, ए सी किसके इक्वल है, ए सी इक्वल आता है जी ओडी के, ए सी इज इक्वल टू ओडी। इसका मतलब है कि जितनी हमारे पास वैल्यू ए सी की होगी उतनी वैल्यू हमारे पास ओडी की होगी, पहली चीज। दूसरी, जितनी वैल्यू हमारे पास सी डी की होगी ना, सी डी की, उतनी ही वैल्यू हमारे पास होगी ओ ए की। इसका मतलब जो ओ ए है वो इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी के, यानी कि ये ओ ए, ये वाला लाइन ये इक्वल होगी सी डी के। ठीक हो गया। और जो हमारे पास टोटल लाइन है बी डी, अच्छा जो ए सी और ओ डी है, ए सी और ओ डी इसकी वैल्यू क्या है, ये लाइन हमने कहा जी टाइम के इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ओ डी, और ओ डी किसके इक्वल है, टाइम के, इसको हमने टाइम कहा हुआ, ये टाइम के इक्वल है। और हमारे पास जो सी डी है उसको हमने कहा इक्वल है ओ ए, और ये किसके इक्वल है, ये है जी यहां से लेकर यहां तक, क्या वैल्यू हमने कही है जी, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास होगा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वी आई के। अब हम बात करते हैं वी एफ, तो वी एफ किसके इक्वल है, वी एफ हमारे पास ये सारी लाइन है, ये वाली, ये सारी लाइन हमारे पास वी एफ के इक्वल है। ठीक है, ये वाली लाइन कर लें, ये वाली लाइन कर लें, इसका मतलब है जो बी डी है हमारे पास वो इज इक्वल टू है जी वी एफ के, ऐसे ही है। देखिए अब हमने ऑलमोस्ट सारी वैल्यू निकाल ली है, ओ डी की निकाल ली है, ओ ए की निकाल ली है, ए सी की निकाल ली है, ओ सी डी की निकाल ली है, बी डी की निकाल ली, सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास रहती है जो भी अभी तक हमने नहीं निकाली, वो है ये वाली, ये बी सी। बी सी किसके इक्वल होता है, बी सी हमने निकालना है। अब जरा गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा, टोटल हमारे पास है बी डी, और वो कितना है जी वी एफ। बी डी हमारे पास टोटल है, सी डी हमारे पास है, बिल्कुल है, वो हमारे पास वी आई है, सी डी हमारे पास वी आई है, बी डी टोटल है, सी आई डी भी है, सी डी भी है, और बी सी कितना होगा, तो हम ऐसा करते हैं टोटल में से जो हमारे पास बी डी है, टोटल में से सी डी को निकाल देते हैं, पीछे हमारे पास बचेगा बी सी। तो हम यूं करते हैं, बी डी टोटल है हमारे पास, इसमें से हम सी डी को निकाल देते हैं, पीछे बच जाएगा बी सी। ऐसी है, टोटल लाइन में से जो हमें मालूम है सी डी वो निकाल दिया। अब बी डी कितना है हमारे पास, बी डी की वैल्यू कितनी, बी डी की वैल्यू हमारे पास टोटल है, और वो कौन सी है, वी एफ। तो हम कहेंगे जो वी एफ है माइनस सी डी कितना है जी, सी डी हमने कहा जी वी आई इज इक्वल टू वी आई, और वो किसके इक्वल है जी बी सी के। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास एक ये भी आ गई। ठीक हो गया। अच्छा एक और हम करते हैं जी, हम निकालते हैं जी, चलें इसको पहले यहां पर करते हैं,
ओके बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, बी सी की वैल्यू बी सी कहाँ पे, बी सी कहाँ, बी सी ये है बी सी की वैल्यू, बी सी को हम तोड़कर भी लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी, तो हम कहेंगे बी डी माइनस सी डी डिवाइड बाई ए सी को हम कह सकते हैं ओ डी, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी डी कितना है, बी डी माइनस सी डी मतलब वी एफ माइनस वी आई, तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई सी डी कितना जी, टाइम। और ए बी हमने क्या कहा था, जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमें देती है एक्सेलरेशन, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। टी को अगर हम उधर ले, और ये मेरे पास फॉर्मूला नहीं बन रहा एक्सेलरेशन का जो मैंने पढ़ा था, बिल्कुल ये वही है, इसको आप इधर ले जाएं तो बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। और इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं कि वी आई माइनस में है, इस तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा, तो बन जाएगा ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। तो ये हमारे पास आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी डिवाइड बाय टाइम। तो जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इनिशिएट है। ठीक है, अच्छा एक और वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया है, बड़े अच्छे से पता है कि वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल आ रहा है, ए टी। इसका मतलब है कि वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी के भी है, ये भी वैल्यू हमारे पास आएगा आगे। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि बी सी की जगह पे डायरेक्ट हम ए टी लिख सकते हैं, तो ये बी सी जो है इसकी जगह पे हम कह सकते हैं ये हमारे पास ए टी है। ठीक हो गया, चलिए जी, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, देखिए हमारे पास है जी दो तरह की शेप्स है, एक हमारे पास है जी रेक्टेंगुलर शेप और दूसरी हमारे पास है ट्रायंगल शेप। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में होती है वो हमें कहती है जी टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि एक ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अब वो हमारे पास आ जाता है जी टोटल एरिया के, टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया किस किस का होगा, इस रेक्टेंगुलर शेप का और इस ट्रायंगल शेप का। तो टोटल डिस्टेंस हम लिखते हैं एस के साथ, और टोटल एरिया कौन कौन सा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, दोनों का एरिया निकाल कर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कि कितना एक ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया, जिसके अंदर दोनों है, रेक्टेंगुलर भी है और ट्रायंगल भी है। अब बात करते हैं हम इसको, हम चले कहते हैं कोई नंबर वन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हम पहले बात करते हैं जी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर का एरिया निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगुलर में आ जाएगी लेंथ कौन सी है, लेंथ जो बड़े वाली साइड होगी, तो बड़े वाली साइड हमारे पास ये है, यानी कि ओ डी मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ब्रेथ कौन सी होगी हमारे पास, ये वाली, और ये हमारे पास है ओ ए। अच्छा, आप चाहे ये वाली साइड ले लें या ये वाली ले लें, ये वाली ले लें या ये वाली ले लें, बात एक ही है, वैल्यू सबकी सेम है, इक्वल है। तो ओडी हमारे पास क्या है, ओडी की वैल्यू क्या है, ओडी हमारे पास है टाइम के इक्वल ओ ए हमने लिखा जी वी आई के इक्वल। तो इसको अगर हम अरेंज करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे वी आई टी। ठीक हो गया, दूसरी बात करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है जी हाफ लेंथ, नहीं हाफ परपेंडिकुलर, या इसको हम कर देंगे हाइट, चलिए परपेंडिकुलर कर लेते हैं, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस। ठीक हो गया, तो हाफ परपेंडिकुलर कौन सा है, तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास ये वाला बी सी। ठीक है, बी सी मल्टीप्लाई बेस, बेस कौन सी जी, बेस हमारे पास ये है ए सी वैल्यूज पुट कर देते हैं जी, हाफ बी सी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, बी सी की वैल्यू हमने निकाली थी बी सी के इक्वल ए टी, बी सी की वैल्यू ए टी, तो हम यहाँ पुट कर देंगे जी ए टी मल्टीप्लाई ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए सी की वैल्यू हमारे पास है ओ डी के इक्वल, ए सी ओ डी के इक्वल है और ओ डी हमारे पास टी है। ठीक हो गया, चलें जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ
ए टी स्केयर, हाफ ए टी स्केयर। ये अब इन दोनों का हम पुट कर देते हैं इक्वेशन, इसको कह दें इक्वेशन ए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन ए। हम कहते हैं पुटिंग 1 एंड 2 इन ए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एस टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हमारे पास है वी आई टी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और वो हमने निकाला ये वाला हाफ ए टी स्क्वायर। तो यही हमारे पास आ जाती है टू सेकंड इक्वेशन मोशन। इसमें हमारे पास एस डिस्टेंस है, वी इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए हमारे पास एक्सेलरेशन और टी अगेन टाइम है। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन मोशन, ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास आज की इक्वेशन मोशन जिसमें हमने पढ़ा है फर्स्ट इक्वेशन मोशन और सेकंड इक्वेशन मोशन। अब जो नेक्स्ट हमारे वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे थर्ड इक्वेशन मोशन, और ये जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है ये एज इट इज रहता है ताकि इसको नेक्स्ट वीडियो में भी हमने यूटिलाइज करना है, ठीक हो गया। आई होप कि आपको फर्स्ट इक्वेशन मोशन और सेकंड इक्वेशन मोशन की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई।